तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन काल कोठरी में कैद हो जाता है और कैसे इंदिरा काल भैरव के पास पहुंचता है। अब आगे सना और अंजलि लगभग पिछले 6 घंटों से काल कोठरी के बाहर खड़े थे, पर कोई भी उन्हें आर्यन से मिलने नहीं दे रहा था। यहां तक कि अंजलि के मल्होत्रा परिवार का नाम लेने के बाद भी वो अभी तक आर्यन से मिलने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इसलिए अंजलि का गुस्सा भी हद से बाहर जाने लगा था और इसकी वजह से अंजलि के लॉकेट पर भी क्रैक पड़ने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा काल भैरव के सामने खड़ा होकर उसे एक भीनी मुस्कान में देख रहा था। तभी काल भैरव भी उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और काल भैरव का सवाल सुनकर इंदिरा एक रहस्यमयी मुस्कान में मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी किसी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरा गुस्सा और बढ़ने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। इंदिरा की बात सुनकर काल भैरव बोलता है। और काल भैरव की बात सुनकर इंदिरा के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। फिर वो वही पास में रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, और अगर मैं कहूँ ये बात सना के बारे में है तब भी नहीं। सना का नाम सुनकर काल भैरव की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो इंदिरा की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, क्या बताना चाहते हो तुम मेरी सना के बारे में? यही कि अब तुम कभी भी सना को अपना नहीं बना पाओगे। इंदिरा अपनी मुस्कान को बरकरार रखते हुए काल भैरव से बोलता है। और इंदिरा की ऐसी बात को सुनकर काल भैरव गुस्से में इंदिरा का कॉलर पकड़कर बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर मैं सना को अपना क्यों नहीं बना पाऊंगा? और काल भैरव को अपनी कॉलर पकड़ते देख भी इंदिरा कुछ नहीं बोलता, वो बस हवा में हाथ घुमाता है और फिर दोनों के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें सना किसी लड़के के बहुत करीब दिख रही थी। और सना को उस लड़के के साथ उन तस्वीरों में इतना करीब देखकर काल भैरव के सीने में सांप लौट रहे थे। पर काल भैरव को उन सब तस्वीरों में सना के साथ खड़े लड़के का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, तो वो इंदिरा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, कौन है ये लड़का? और काल भैरव को इतने गुस्से में देख इंदिरा के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ जाती है, मानो सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा हो। फिर वो हवा में आर्यन की तस्वीर बनाते हुए काल भैरव से बोलता है, इसका नाम आर्यन है और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो भी अभी इसी कालकोठरी में बंद है। और वही आर्यन की तस्वीर को देखकर काल भैरव का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गुस्से में मुक्का बनाकर पास की दीवार पर मारता है। और उसके मुक्के की वजह से वो पूरी दीवार झर-झर कर गिर जाती है। और काल भैरव को ऐसे देख इंदिरा भी समझ जाता है कि उसका काम हो गया है। फिर वो कालकोठरी से बाहर निकल वहां से चले जाता है। अगला दिन कल की तरह कुछ सिपाही आर्यन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं ले जा रहे थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उनमें से एक सिपाही आर्यन को आगे धक्का देते हुए बोलता है, अलविदा हमेशा के लिए। और सिपाही की उस बात को सुनकर आर्यन को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर फिर वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी पट्टी खोलकर सामने देखता है। तो वो नोटिस करता है कि आज ये ग्राउंड पूरा खाली है। जहां कल यहाँ बहुत से कैदी पत्थर तोड़ रहे थे, वही आज यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे काल भैरव पर पड़ती है। उस वक्त काल भैरव भी अपनी खून सी लाल आंखों से आर्यन को ही देख रहा था। काल भैरव को यूं अपनी ओर देखता देख एक पल के लिए तो आर्यन का भी गला सूखने लगता है। तभी काल भैरव अपनी जगह से अचानक ही गायब हो जाता है। और अचानक से ही काल भैरव उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। अभी आर्यन कुछ समझता कि उससे पहले ही काल भैरव अपना मुक्का आर्यन की तरफ बढ़ा देता है। और उस मुक्के को अपनी तरफ आता देख एक पल को तो आर्यन को ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर एक साथ 100 जादुई हथियार छोड़ दिए हो। पर फिर वो अपने आप को संभालता है और अपने आसपास एक सुनहरा कवच बना लेता है।
जैसे ही आर्यन का कवच तैयार होता है, ठीक उसी वक्त काल भैरव का मुक्का जाकर उस कवच से टकरा जाता है और उस मुक्के के कवच के टकराते ही कवच चकनाचूर होकर धूल में मिल जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उस कवच को तोड़ने के बाद भी काल भैरव का मुक्का नहीं रुकता और वो सीधा जाकर आर्यन से टकरा जाता है और उस मुक्के की वजह से आर्यन पीछे घसीटता हुआ जाकर सीधा उस ग्राउंड की दीवार से टकरा जाता है। फिर आर्यन अपने आप को संभालकर अपना सबसे ताकतवर हमला पेगासस स्वॉर्ड तैयार करने लगता है। वो अपने हाथों से अजीबोगरीब सील बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसके पीछे पेगासस की एक बहुत बड़ी परछाई बनने लगती है और जैसे ही वो परछाई पूरी होती है तो वो एक तलवार का रूप ले लेती है और फिर वो तलवार सीधा काल भैरव की तरफ जाने लगती है और आर्यन को उस पर हमला करते देख काल भैरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपने हाथ को हवा में लहराता है और उसके एक बार हाथ को लहराते ही वहां एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा उठता है और फिर वो उस तूफान को आर्यन की तलवार की तरफ भेज देता है और जैसे ही वो दोनों हमले टकराते हैं तो एक धड़ाम की आवाज से पूरी कालकोठरी हिल उठती है और उन दोनों हमलों के टकराने की वजह से पूरे ग्राउंड को एक सफ़ेद धुआं घेर लेता है और जब वो धुआं हटता है तब आर्यन देखता है कि उसके इतने ताकतवर हमले से काल भैरव को एक खरोच भी नहीं आई है और वही काल भैरव हंसते हुए आर्यन को देखते हुए बोलता है, बस इतनी सी ताकत, अब मैं दिखता हूँ असली ताकत क्या होती है। अभी काल भैरव ने ऐसा बोला ही था कि वो बड़ी ही तेजी से आर्यन के सामने आ जाता है और उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। आर्यन अपने आप को बचाने की कोशिश तो करता है, पर काल भैरव की रफ्तार आर्यन से कई गुना तेज थी और वही काल भैरव का मुक्का खाकर आर्यन दूर घिसट कर जाने लगता है। उसी बीच काल भैरव दोबारा से उसके पास पहुंचता है और उस पर एक और मुक्का रशीद करता है और उसके बाद तो वो आर्यन पर अपने मुक्कों की बरसात कर देता है। अब तक आर्यन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अब वो खड़ा होने की हालत में भी नहीं बचा था। तभी अचानक सिस्टम इमरजेंसी अलर्ट दिखाने लगता है। यूजर को बचाने के लिए सिस्टम हीवेनली बॉडी को एक्टिवेट कर रहा है। आर्यन को इस वक्त सिस्टम की किसी भी बात का मतलब नहीं समझ आ रहा था। उसकी आंखें धुंधली पड़ रही थी। इसी बीच अचानक ही आर्यन को एक सुनहरी रोशनी घेर लेती है और सुनहरी रोशनी के अंदर आर्यन के सारे जख्म हील होने लगते हैं, यहां तक कि उसकी टूटी हुई हड्डियां भी वापस जुड़ने लग जाती है। और अचानक से उस सुनहरी रोशनी को देखकर वहां से कुछ दूर खड़ा काल भैरव हैरान हो जाता है। अभी वो कुछ करता कि उससे पहले ही उस सुनहरी रोशनी से उसे कोई बाहर निकलते दिखता है और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे आर्यन एक सुनहरे कवच में ढका हुआ दिखता है। इस वक्त आर्यन की आंखों में उसे अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर आर्यन पर अपना सबसे खतरनाक हमला ईश्वरीय कमल नाम का हमला करता है, जिसकी वजह से आसमान का रंग नीले से लाल हो जाता है और आसमान से एक बहुत बड़ा लाल रंग का कमल निकलता है, जो कि सीधा आर्यन की तरफ आने लगता है। इतने बड़े कमल को अपनी ओर आता देख कोई भी डर जाता, पर आर्यन तो वही खड़ा रहता और उतने बड़े कमल के जवाब में बस वो अपना हाथ आसमान की तरफ कर देता है और जैसे ही उसका हाथ आसमान की तरफ होता है तो उसके हाथों में से एक हल्की सी रोशनी निकलती है, जो कि सीधा जाकर उस कमल से टकरा जाती है और देखते देखते वो कमल बहुत सारे टुकड़ों में बट जाता है। तो आखिर क्या है ये हेवनली बॉडी? क्या आर्यन इसका इस्तेमाल कर बच पाएगा काल भैरव से? जानने के रहिए जादूगरों का जादूगर।